हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन में स्वागत है। हम लोग आज अकाउंटेंसी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन क्लास बंद हो चुका है ज़्यादा गर्मी होने के कारण। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से हम लोग चालू करेंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि हम लोग वैसे ही समझेंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में समझते थे। ठीक है, चलिए आप लोग पुराने बुक के अनुसार 13 नंबर क्वेश्चन निकालिएगा जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा था। हम लोगों का जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं वो एसडीपीडी पब्लिकेशन का एसके सिंह का बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब आप लोग जो भी नए बच्चे आएंगे वो 20 से शुरू करेंगे, तो यदि मैं बता दूं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये 11th का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। यदि हम इस पार्ट को अच्छा से पढ़ लेंगे तो हमको आगे जर्नल एंट्री लेजर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम इसमें लेन देन के प्रभाव को अभी समझ लेंगे। ठीक है, इसीलिए यदि इस चैप्टर को आप अच्छा से समझ रहे हैं तो आपको आगे समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोगों का जो क्वेश्चन का पहला है वो है अर्जुन ने रोकर से व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक है, 80,000। अब आप लोगों को मालूम होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट बराबर क्या होता है बाबू? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, यानी ये प्रदर्शित करता है कि किसी भी व्यवसाय में जितना का संपत्ति होगा उसके बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का योग होगा। ठीक है, मान के चलिए कि यदि मेरे व्यवसाय में 5 रुपया है तो उसमें से यदि मेरे व्यवसाय में 5 रुपया है, ठीक है, यदि मेरे व्यवसाय में 5 रुपये का संपत्ति है तो उसमें से हो सकता है कि 2 रुपये का हमारा कैपिटल हो और 3 रुपये का लायबिलिटीज़ हो, या ये भी हो सकता है कि 3 रुपये का लायबिलिटीज़ हो और 2 रुपये का कैपिटल हो। तो किसी भी व्यवसाय में ये हमेशा प्रदर्शित करता है कि जितना का हमारा संपत्ति रहेगा उसके बराबर में पूंजी और दायित्व का योग रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अच्छा से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन कि अर्जुन ने रोकर से व्यवसाय प्रारंभ किया। अब आप लोग मुझे बताइए कि यदि अर्जुन रोकर से व्यवसाय प्रारंभ करेगा तो मान के चलिए हमारा व्यवसाय है और ये एक अर्जुन नाम का लड़का है। ठीक है, यदि अर्जुन ने रोकर से व्यवसाय प्रारंभ किया तो होगा क्या इस लेन देन का प्रभाव? इस लेन देन का प्रभाव ये होगा कि अर्जुन ने रोकर से व्यवसाय प्रारंभ किया तो अर्जुन के द्वारा कैश लगाया गया होगा। ठीक है, अर्जुन के द्वारा कैश लगाया गया होगा तो पहला लेन देन का प्रभाव क्या होगा कि हमारे बिजनेस में कैश आएगा, पहला बात। दूसरा बात ये कि यदि अर्जुन रोकर से व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है तो अर्जुन ही क्यों करेगा? अर्जुन इसलिए करेगा क्योंकि अर्जुन व्यवसाय का मालिक है या व्यवसाय का ऑनर है। ठीक है, यदि व्यवसाय के ऑनर या मालिक के द्वारा व्यवसाय में जो भी धन लगाया जाए वो क्या कहलाता है बाबू? कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो इस लेन देन का प्रभाव क्या होगा? 80,000 से हमारा कैश बढ़ेगा और दूसरी तरफ 80,000 से हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा। अब आप लोग यहाँ पे समझिए कि कैश व्यवसाय के लिए संपत्ति होता है, ये सब आप लोग समझते होंगे। तो कैश कितना हो जाएगा बाबू? 80,000। ठीक है, बराबर यदि व्यवसाय के मालिक के द्वारा लगा रहा है तो कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा? कैपिटल भी हमारा हो जाएगा 18,000, 80,000 प्लस इस लेन देन का क्या प्रभाव लायबिलिटीज़ पे पड़ेगा? लायबिलिटीज़ पे नहीं पड़ेगा। तो लायबिलिटीज़ हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। लायबिलिटीज़ कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया पहला लेन देन का। पहला क्वेश्चन ये था कि अर्जुन ने रोकर से व्यवसाय प्रारंभ किया। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं क्वेश्चन दिखा के सॉल्व करूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पे भी डाल दूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं क्वेश्चन को बार बार बोलूँ। यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा अर्जुन ने रोकर से व्यवसाय प्रारंभ किया। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जितना हमारा एसेट साइड का है उतना ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड का रहना चाहिए। तो देखिए तो है क्या? कैश 18,000 और कैपिटल कितना है? 18,000। तो दोनों साइड का जोड़ क्या है? बराबर इक्वल है। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नगद माल खरीदा। क्या है?
दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, दूसरा कि नगद माल खरीदा कितना का, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 का, यानी नगद माल खरीदा 30,000 का। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अब व्यवसाय ने क्या किया कि माल नगद खरीदा, ठीक है। अब व्यवसाय यदि माल नगद खरीदेगा तो आप लोग मुझे उत्तर दीजिए कि मान के चलिए कि मैं कुछ चीज़ें कैश से खरीद रहा हूँ, नगद से खरीद रहा हूँ, तो मेरे जेब से पैसा जाएगा, लेकिन हम जितना रुपये का माल खरीदेंगे या वस्तु खरीदेंगे वो सामान तो मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो इस लेन देन का प्रभाव क्या होगा, बिजनेस से कैश तो जा रहा है, लेकिन जितना का माल खरीदा है, जितना का कैश से माल खरीदा उतना माल तो आएगा मेरे बिजनेस में, ठीक है। तो लेन देन का प्रभाव ये होगा बाबू। दूसरा लेन देन का आप देखिए, कैश कितना है हमारे व्यवसाय में, कैश है 80,000, माल नगद कितना खरीद रहा है 30,000 का, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग अच्छा से देखिए, व्यवसाय के लिए माल क्या होती है, संपत्ति होती है। आप सभी को मालूम होगा कि व्यवसाय के लिए माल क्या होती है, गुड्स क्या होता है, संपत्ति होता है। यदि हम 30,000 का नगद दे के माल खरीदें तो 30,000 का माल तो आएगा ना व्यवसाय में, आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस गुड्स कितना का हो जाएगा 30,000 का, ठीक है। अब मुझे बताइए तो क्या इस लेन देन का प्रभाव कैपिटल पे पड़ेगा, कैपिटल पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना का माल हम खरीद रहे हैं उतना कैश दे रहे हैं, या जितना का कैश दे रहे हैं उतना माल तो मेरे पास आ ही रहा है ना, तो पूंजी मेरा उतना ही रहेगा, तो कैपिटल ज्यों का त्यों रहेगा। तो कैपिटल का हम CAP दे देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, 80,000 प्लस लाइबिलिटीज़ का कुछ रहेगा बाबू, लाइबिलिटीज़ भी हमारा कुछ नहीं, लाइबिलिटीज़ पे भी इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी जो लेन देन होता है उसका प्रभाव दो जगह पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा और यही चीज़ बताए थे कौन, लुकास पेसियोली ने, इसीलिए उनको फादर ऑफ द बुक कीपिंग या अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लेन देन का प्रभाव कितना जगह पड़ रहा है, दो जगह पड़ रहा है। चलिए अब हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सही कर लेते हैं। अब देखिए तो कैश कितना हो जाएगा हमारे बिजनेस में, 80,000 में से 30,000 गया तो 50,000 का, ठीक है, प्लस गुड्स कितना रहेगा बाबू, गुड्स हमारा रहेगा 30,000 का, ठीक है, बराबर कैपिटल कितना रहेगा, कैपिटल रहेगा 80,000 का। क्या इस लेन देन का प्रभाव लाइबिलिटीज़ पे कुछ पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा लेन देन वो देखते हैं। तीसरा लेन देन है हमारा, तीसरा लेन देन है 20,000 रुपये लागत वाले माल को 25% लाभ पे बेचा, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन है अब तीसरा कि माल का जो कीमत था, कितना कीमत था 20,000 रुपये वाले लागत वाले माल को 25% लाभ पे बेचा। कितना परसेंट लाभ पे बेचा बाबू, 25%। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, माल का जो यहाँ पे लागत है, माल का लागत है कितना 20,000, इसको बोल रहा है कि 25% लाभ पे बेचा। कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 25% लाभ पे बेचा। यानी मान के चलिए कि हमारे इस माल का कीमत है 20,000 और इसको हम 25% लाभ पे बेचेंगे, ठीक है। तो इस लेन देन का प्रभाव क्या होगा। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे किसी व्यक्ति या किसी संस्था का जिक्र है क्या, किसी व्यक्ति या किसी संस्था का जिक्र नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था का जिक्र नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे कि माल उधार खरीदा या नगद, तो माल उधार बेचा या नगद, तो माल नगद बेचा है। क्यों, क्योंकि ना ही किसी व्यक्ति का जिक्र है ना ही किसी संस्था का जिक्र है। यदि क्वेश्चन में किसी व्यक्ति या किसी संस्था का माल खरीदते या बेचते समय जिक्र ना हो तो हम लोग क्या समझेंगे कि माल उधार या नगद नहीं बेचा या खरीदा है, बल्कि माल उधार या नगद, माल उधार ना ही खरीदा है ना ही बेचा है। हम लोग क्या समझेंगे कि माल नगद बेचा है और माल नगद खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अच्छा है समझिएगा, इस लेन देन का प्रभाव होगा ये कि 20,000 रुपये लागत वाले माल को 25% यदि हम लाभ पे बेच रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरे पास 2 माल था, ठीक है। यानी मान के चलिए कि मैं मार्कर का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मार्कर का बिजनेस करता हूँ। माल क्या होता है कि जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसका माल कहलाता है। तो मेरे लिए मेरा माल क्या कहलाएगा, गुड्स क्या कहलाएगा, मार्कर। मेरे पास 2 मार्कर थी जिसमें से एक मार्कर का कीमत 20,000 थी,
ठीक है। इसको मैंने 25% लाभ पे बेचा। कितना परसेंट लाभ पे बेचा? 25% लाभ पे बेचा। तो यदि हम इसको 25% लाभ पे बेचेंगे तो जितना रुपया लाभ होगा उतना पैसा तो मेरे कैश में आएगा। पहला बात, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरा बात ये कि मेरे पास 2 गुड्स था, मार्कर मेरे पास कितना था? 2। इसमें से मैंने मान के चलिए 1 बेच दिया तो मेरे पास बचा कितना? 1 ही। ये हम कैसे समझें कि 2 में से 1 को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा माल होगा उसमें से कितना घटाएंगे? जितना माल का कीमत होगा उतना ही। आप लोगों को मैंने बताया था कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, याद होगा आप लोगों को। ये कंसेप्ट क्या बताता है कि हम लोग लेन देन का, ऐसे लेन देन का लेखा करेंगे, यानी यदि हम लोग लेखा कर रहे हैं तो किस मूल्य पे लेखा करेंगे? उसके कॉस्ट मूल्य पे लेखा करेंगे। किस मूल्य पे? कॉस्ट मूल्य पे, लागत मूल्य पे लेखा करेंगे। चाहे उसका बाजार मूल्य या मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि इस लेन देन का प्रभाव क्या पड़ा। बिजनेस में एक साइड से कैश आ रहा है और दूसरे साइड से हमारा गुड्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है। अब आप लोग देखिए कि 20,000 का माल 25% लाभ पे बेचा तो 20,000 गुने 25/100। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बाबू? 5,000। यानी 20,000 का माल था, उसको हम बेचे कितना में? 25,000 रुपये में बेचे। कितना में बेचे? 25,000 रुपये में बेचे। तो बिजनेस में 25,000 आएगा। तो बिजनेस में 25,000 आएगा तो कैश 50,000 प्लस 25,000। पहले से मेरे पास माल था कितना? गुड्स था कितना? 30,000 का। इसमें से मैंने 20,000 रुपये लागत वाली माल को बेच दिया तो 20,000 क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, लेस कर देंगे। अब आप लोग बताइए कि यदि हम 20,000 रुपये लागत वाले माल को 25% लाभ पे बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि प्रॉफिट होगा तो हम इसको क्या करेंगे? स्वामी के पूंजी में ऐड कर देंगे। लॉस होगा तो स्वामी के पूंजी में से उतना लेस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा कैपिटल पहले से कितना था बाबू? कैपिटल था 80,000 प्लस 5,000 का हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इस लेन देन का प्रभाव क्या लायबिलिटीज पे पड़ेगा? लायबिलिटीज पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्लस प्रॉफिट 5,000। ठीक है, प्लस लायबिलिटीज क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। अब हम इसका इक्वेशन अच्छा से तैयार करते हैं। इक्वेशन कितना हो जाएगा? कैश कितना है? 50,000 और प्लस 25,000 कितना हो जाएगा? कैश हमारे व्यवसाय में हो जाएगा 75,000 प्लस गुड्स पहले से 30,000 का था, मैंने 20,000 वाले लागत वाले माल को बेच दिया तो कितना का गुड्स बच जाएगा मेरे बिजनेस में? 10,000 का गुड्स अभी भी बच गया। ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल पहले से 80,000 था, कैपिटल पहले से 80,000 था, उसमें हम 5,000 का प्रॉफिट कमाए तो जोड़ देंगे तो 80,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 85,000 प्लस लायबिलिटीज हमारा क्या रहेगा? 0। ठीक है। देखिए तो दोनों साइड का जोड़ इक्वल है। 75 10 85, इधर भी 85,000। ठीक है। अब हमारा चौथा लेन देन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमारा जो चौथा लेन देन है वो क्या है? उधार माल खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। माल क्या किया बाबू? उधार खरीदा। अब मान के चलिए, आप लोग अच्छा से देखिए, यहाँ पे हमारा व्यवसायी ने क्या किया कि माल उधार खरीदा है। तो अब बताइए कि माल यदि उधार खरीदेगा हमारा व्यवसाय तो क्या होगा? चाहे माल व्यवसाय उधार खरीदे चाहे व्यवसाय माल नगद खरीदे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में व्यवसाय के पास तो माल आएगी ही आएगी। बात समझ में आया? पहला, इस लेन देन का प्रभाव पहला जगह क्या पड़ेगा कि माल हमारा जितना का हम उधार खरीदे उतना से बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा कि जिस व्यक्ति या जिस संस्था से हम उधार माल खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, यानी लेनदार।
और लेनदार बिजनेस के लिए क्या होता है बाबू, लायबिलिटीज़ होता है। क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है। अब मुझे बताइए कि हम यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था से उधार माल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मेरे सर पे ये बोझ होगा कि नहीं होगा, यानी आज न कल हमको उसको पैसा देना ही देना है, और यदि आज न कल हमको पैसा देना है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, और क्रेडिटर व्यवसाय के लिए क्या हो जाता है, दायित्व। तो इस लेन देन का प्रभाव पहला जगह कहाँ पड़ेगा, जितना का हम उधार माल खरीदे उतना से उधार माल बढ़ेगा, और दूसरी जगह हमारा लायबिलिटीज क्रेडिटर के रूप में उतना से बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, एक बात और, जब भी मैं या हम का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं या हम की बात है, हम बिजनेस से कर रहे हैं, यानी आप समझिएगा कि हम बिजनेस हैं। ठीक है, और अकाउंटेंसी में जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो अपने ऊपर लेके कीजिए, जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, समझ में आए। तो इस लेन देन का प्रभाव पहला जगह क्या होगा, यदि उधार माल खरीदेगा तो देखिए, तो क्या इस लेन देन का प्रभाव कैश पे पड़ेगा, कैश पे नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैश का तो लेन देन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए कैश जितना का रहेगा जितना उतना ही रहेगा, प्लस गुड्स पहले से अपने पास 10,000 का था और 10,000 का माल हम और उधार खरीद, तो 10,000 का था, 10,000 का हम और माल उधार खरीदे, तो क्या बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हम ऐड कर देंगे, बराबर हमारा कैपिटल कितना है बाबू, 85,000। क्या कैपिटल पे प्रभाव पड़ेगा, कैपिटल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा जगह देखिए तो लायबिलिटीज़ बढ़ेगा, क्या हमारा, बिल्कुल बढ़ेगा। लायबिलिटीज़ के रूप में क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर, तो हमारा क्रेडिटर कितना हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा 10,000 का। ठीक है, अब इसका हम इक्वेशन तैयार करते हैं। देखिए तो क्या इस लेन देन का कैश पे कुछ प्रभाव पड़ा, नहीं, कैश 75,000 प्लस गुड्स पहले से 10,000 का था, अब 10,000 कितना हो गया, 20,000, बराबर कैपिटल हम पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कैपिटल हमारा 85,000 प्लस क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, देखिए तो दोनों साइड का जोड़ बराबर है 75, अब 20 कितना हो गया, 95,000, 85 10 95,000। ठीक है, अब हम लोग पांचवा लेन देन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा लेन देन हमारा क्या है, पांचवा लेन देन है हमारा, निजी प्रयोग के लिए 5,000 रुपये का नगद आहरित किया, यानी निजी प्रयोग के लिए 5,000 रुपये का क्या किया, नगद आहरित किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अच्छा समझिए इस लेन देन का प्रभाव क्या होगा। व्यवसाय का जो मालिक है उसने क्या किया कि व्यवसाय का जो गल्ला था, उस गल्ला समझते ना आप लोग, जहाँ पे पैसा रखा जाता है। ठीक है, तो गल्ला में से इन्होंने क्या किया कि 5,000 रुपया निकाल लिया। कितना रुपया निकाल लिया, 5,000 रुपया निकाल लिया। किसके यूज़ के लिए, क्या व्यवसाय के यूज़ के लिए, नहीं, अपने यूज़ के लिए, निजी प्रयोग के लिए। ठीक है, निजी प्रयोग के लिए 5,000 रुपया निकाल लिया। अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए कि यदि हम निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से 5,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो व्यवसाय के स्वामी या व्यवसाय के मालिक के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए माल या रोकड़ या किसी संपत्ति का यूज़ किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग, मतलब आहरण। ठीक है, अब आप लोग इस लेन देन का प्रभाव क्या देखेंगे कि जितना का हम नगद आहरित किए हैं व्यवसाय से, उतना तो नगद मेरे व्यवसाय से या मेरे व्यवसाय की गल्ला में से तो घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव ये कि क्या इसको हम किसी व्यवसाय में लगाए हैं, इस पैसा का यूज़ नहीं लगाए हैं, तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, व्यवसाय के लिए एक प्रकार से लॉस ही समझिए, हो गया कि नहीं हो गया। तो यदि ये हो गया तो क्या कैपिटल में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। तो पहला लेन देन का प्रभाव क्या होगा, कैश में से घटेगा, और दूसरा कैपिटल में से घटेगा। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, यदि यहीं पे व्यवसाय के स्वामी यदि माल आहरित करता तो कैश में से ना घट के गुड्स में से घटता और कैपिटल में से घटता। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस लेन देन का प्रभाव आगे हम लोग क्या देखेंगे कि व्यवसाय के स्वामी के द्वारा कितना का माल आहरण किया गया, 5,000 का, तो कैश पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यानी कैश पहले से 75,000 है, माइनस 5,000 का क्या कर लिया, आहरण कर लिया। गुड्स पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं, गुड्स ज्यों का त्यों रहेगा। गुड्स कितना हो जाएगा बाबू, 20,000, बराबर
कैपिटल पहले से कितना था 85,000 और 5,000 का यहाँ मैंने आहरण कर लिया, ड्राइंग कितना कर लिया 5,000 का, प्लस क्रेडिटर पे कुछ प्रभाव पड़ेगा लायबिलिटीज़ पे कि नहीं, क्रेडिटर ज्यों का त्यों रहेगा, क्रेडिटर कितना हो गया 10,000, ठीक है, कितना हो गया 10,000। इक्वेशन हम लोग तैयार कर लेते हैं। बिजनेस में कैश कितना हो जाएगा हमारा, कैश हो जाएगा 75,000, 75,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कैश 70,000, प्लस गुड्स कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है, बराबर कैपिटल कितना हो जाएगा, पहले से 85,000 था और 5,000 घटा दे तो कितना हो गया 80,000, प्लस क्रेडिटर कितना हो जाएगा बाबू 10,000। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखिए तो दोनों साइड का जोड़ मिल रहा है, कैश 70,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 90,000, 80,000 प्लस 10,000 90,000, यानी व्यवसाय में जितना का संपत्ति है उसके बराबर में कैपिटल और दायित्व का योग है, तो बिल्कुल है, यानी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को जैसे क्लास में बताते थे वैसे ही बताए, और जो नए बच्चे होंगे वो ये नहीं समझिएगा, ठीक है, कि मतलब 20 से मतलब हम लोगों का क्लास ऑफलाइन चल रहा था और अभी छुट्टी होने के कारण ऑनलाइन छुट्टी हो गया है तो ऑफलाइन चल नहीं रही, इसीलिए जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहीं से मैंने फिर चालू किया। फिर हम लोग इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग तब तक इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, और आज अकाउंटेंसी में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग आगे नए वीडियोज़ के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो आई होप मुझे आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।